Hello everyone, welcome back to the channel. Those who are new subscribers or new viewers, my name is Amir and I make content around data engineering, and this is the part 3 or part 2 rather, explaining the data engineering history. So like history of data engineering, how a data engineering or a data engineer term or a job arised, and what was the history. लाइक बहुत लोगों ने कमेंट किया हिंदी में बनाओ, तो आई विल बी यूजिंग मिक्स ऑफ बोथ इंग्लिश एंड हिंदी. सो लाइक बिकॉज व्हेन आई स्टार्ट स्पीकिंग हिंदी, मेरी नेटिव लैंग्वेज मराठी निकल जाती है मेरे मुंह से. सो आई विल ट्राई टू यूज़ इंग्लिश फर्स्ट एंड देन हिंदी लेटर. बट हम लोग आज सीखने वाले हैं व्हाट इज़ डेटा इंजीनियरिंग की हिस्ट्री, कहाँ से चालू हुआ, एंड मैं आपको बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझाने वाला हूँ, लाइक गिविंग यू द एग्जांपल्स दैट यू कैन रिलेट टू इट. And I want, like, the purpose of this video or the goal of this video is, at the end of this video you should be able to see data engineering in your real life. जैसे आपके आई वॉच पे अगर नोटिफिकेशन आया या फिर आपके मोबाइल पे कोई नोटिफिकेशन आया, तो आपको इमेजिन होना चाहिए कि ओह, दिस इज़ हाउ डेटा इंजीनियरिंग एक्टिंग to deliver you the notification or to deliver you a recommendation of food order or something like that. Okay, तो लाइक आई विल स्टार्ट विद द डेटा इंजीनियरिंग कि पहले क्या 2015 में 15 तक जब मैं डेटा इंजीनियरिंग स्टार्ट किया, देयर वाजंट अ टर्म कॉल्ड एज डेटा इंजीनियरिंग. मतलब थी, बट इट वाज काइंड ऑफ न्यू थिंग. अभी भी अवेयरनेस उतना नहीं है, बट इट जस्ट स्टार्टेड. बट can you believe it? It started in 1980s first, and now it has been renowned or renamed as or rebranded as data engineering. But तब क्या कहलाता था, how it arise, and like how it transformed from caterpillar to butterfly. That is what we are gonna look in this video. Okay, so let me switch the screen to my iPad and then I will explain you in simple terms how data engineering established, और data engineering कहाँ से आया. Let me just give you some context. तो imagine this. Okay, पहले पहले में जहाँ imagine this a time आप 1980s और 1979 में हो आसपास, ठीक है, और like you're thinking something, so you are generating some kind of data, right? अगर आप कुछ think कर रहे हो, मुझे आज चॉकलेट खाना चाहिए कि नहीं, that is a data. दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ डेटा. उस ज़माने में फाइल्स हुआ करती थी, नॉट द कंप्यूटराइज CSV और टेक्स्ट फाइल्स, बट लाइक अ फाइल लाइक had which has papers and all the like file folders, physical copies of the files. So that is another kind of a data. The third thing kind of a data is newspapers हो गए, articles हो गए, magazines हो गया. ये सब डेटा जनरेशन का फॉर्म था. बट since it required a lot of hardware, like by hardware I mean like physical papers, right? कच्चा माल जिसको बोलते हैं, वो लगता था, right? तो उसकी जो डेटा जनरेशन की कैपेसिटी थी वो लिमिटेड थी, कि कितना ही न्यूज़पेपर छाप सकते हो, कितने ही मैगजीन छाप सकते हो. लाइक अनलिमिटेड तो नहीं छाप सकते ना. देयर विल बी अ फिक्स नंबर, 1 million 2 million कॉपीज ऑफ अ मैगजीन और समथिंग लाइक दैट, जितने भी बिक रही है एक आधी मैगजीन सपोज. बट वो लिमिटेड था डेटा, राइट? बट आगे जाके क्या हो गया, ये जो फाइल्स, सपोज आप अकाउंटेंट हो, तो आपको 1980s में आपको मैन्युअली जाना पड़ता था फाइल्स के थ्रू, बहुत सारे फाइल्स के थ्रू जाना है. कोई आपको एक क्वेरी ढूंढनी है या फिर एक आपका लॉग ढूंढना है, तो वो फाइल में, तो आपको यू हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ दोज फाइल्स मैन्युअली. दैट इज़ अ रिगरस टास्क. तो क्या हुआ 1980s में, लेट मी स्विच बैक हियर. सो 1980s में फर्स्ट कंप्यूटर्स आए. ओके, कंप्यूटर्स के साथ क्या क्या आया? डिजिटल फाइल्स आए, कंप्यूटर का स्टोरेज आया. ओके, हाँ, भले ही इंडिया में नहीं आया, वर्ल्ड में तो आया था. इंडिया में थोड़ा सा लेट आया, बट 1980s में कंप्यूटर्स आए, तो सभी लोग डिजिटाइजेशन के वक्त वहाँ पे स्टार्ट हो गया था अराउंड द वर्ल्ड, डिजिटाइजेशन के टूवर्ड्स जाना.
तो जो भी फाइल्स थी, CSV फाइल्स जो भी बोलो आप, लाइक CSV फाइल्स क्या बोल रहा हूँ, फाइल फोल्डर, जितने भी न्यूज़पेपर्स थे वगैरह, सब ने अपने वेबसाइट्स खोलना चालू किए. नॉट एग्जैक्टली वेबसाइट्स बट लाइक डिजिटल कॉपीज ऑफ द फाइल्स. तो एक टाइम बाद क्या हुआ कि एक टाइम बाद ऐसा हुआ कि वो स्टोरेज भी कम पड़ने लगे. जब इंटरनेट का ज़माना आया, वो स्टोरेज भी कम पड़ने लगे, राइट. मतलब एक कंप्यूटर में कितने ही फाइल्स आप स्टोर करोगे, कितने ही. और तब के टाइम में तो 128 MBs के रैम्स थे और इतने बड़े बड़े थे, तो कितने ही फाइल स्टोर कर सकते थे, राइट. I made a mistake. It was not 1980s, but it was 1960s. Okay, so 1960s में ये सब आया. A little correction over there. And then 1970s में क्या हुआ? 1970s में क्या हुआ? ये सारा डेटा जो जनरेट हो रहा था, that was getting hard to manage. मतलब बहुत सारा लोड आ रहा था, डुप्लीकेट डेटा हो रहे थे, या फिर लाइक एन नंबर ऑफ रीजन्स वर देयर. तो 1970s में क्या हुआ, डेटाबेस नाम का कॉन्सेप्ट आ गया. ओके, डेटाबेसेस. ओके, उसमें क्या आया, रिलेशनल डेटाबेस आया, सीक्वल डेटाबेस आया. ओके, सीक्वल डेटाबेसेस आया, MySQL आया. I mean SQL is a language, MySQL is a database. So MySQL आया. तो मतलब देर वॉज अ फॉर्म, नॉर्मलाइजेशन आया, इसी में नॉर्मलाइजेशन आया, SQL जब रिलेशनल डेटाबेसेस आए वगैरह. तो इट वाज अ बेटर मेथोडोलॉजी, और आई वुड से इट वाज अ मेथोडोलॉजी, और क्या बोलते हैं, सेट ऑफ रूल्स टू बेटर मैनेज और टू बेटर स्टोर योर डेटा. सो दैट जैसे नॉर्मलाइजेशन में आपको पता होगा कि it is used to reduce the redundancy of the data, right? So there are various normal forms, normal one, form 1, 2, 3, then 4, or like etc, right? So there are multiple normalization forms or normalization techniques जिससे डेटा का redundancy कम हो, duplicacy कम हो, and they give out the ease method or easy methods to store the data. तो ये 1970s में आया. बट डेटा उसके बाद तो रुका ही नहीं. इट वॉज स्टिल गेटिंग जनरेटेड एट द स्पीड एट इट वॉज जनरेटिंग, राइट. बट हार्डवेयर रिसोर्सेज कम थे. कितनी भी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स लगा दो आप, कितना ही डेटा स्टोर कर पाओगे. रिलेशनल मतलब जो टेक्निक्स वो टाइम पे मशहूर थी, रिलेशनल डीबीज, MySQL डेटाबेसेस एक्सेट्रा, वो कम पड़ने लगी. लाइक दोज टेक्निक्स वर नॉट स्केलेबल एट दैट टाइम. तो जो डेटा जनरेट हो रहा था वो काइंड ऑफ टर्न लेने लगा था बिग डेटा एरा के टूवर्ड्स. नॉट एग्जैक्टली बिग डेटा, बट बिग डेटा के टूवर्ड्स. तो एक नया टेक्निक ढूंढ निकालना ज़रूरी था टू मैनेज ऑल ऑफ दिस डेटा, बिकॉज रिलेशनल डेटाबेस, लाइक एज यू नो, इट्स नॉट स्केलेबल, राइट. कितना भी डेटा मैनेज, मतलब कितना भी डेटा भर लो, वो तो एक कंप्यूटर पे ही रखा हुआ है ना. जैसे डेटाबेस, हाउ डेटाबेसेस वर्क्स, मैं इस पे एक डिटेल वीडियो बनाने वाला, हाउ डेटाबेसेस वर्क्स. बट लाइक टू गिव यू आइडिया, लॉग फाइल्स में डेटा, लाइक डेटा राइट होता है, एंड देन टाइम टू टाइम वो फ्लश होता रहता है फ्रॉम मेमोरी टू स्टोरेज, और वो एक ट्री के स्ट्रक्चर में स्टोर होता है. LSM ट्रीज है, R ट्रीज है, देर आर डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स जिसमें स्टोर होता है. अगेन आपको बाउंस लाइक सर के ऊपर से जा रहे होगे कॉन्सेप्ट. आई विल make a separate video on how databases works. Also let me know in the comments if you need that video. It's so wonderful, I mean it's so wonderful. Like I used to always wonder how databases work. Like मतलब ठीक है, मैं NoSQL database सीख लूँगा, Cassandra सीख लूँगा, MySQL सीख लूँगा, क्वेरीज लिखना, SQL क्वेरीज लिखना सीख लूँगा, बट वो एक्चुअली डेटा बैकएंड पे स्टोर कैसे होता है, इतना फास्ट रिट्रीवल कैसे होता है, दैट व्हेन आई अंडरस्टूड, राइट, मेरा ऐसा माइंड ब्लो हो गया था. एंड आई ऑल्सो वांट कि आपका भी माइंड ऐसे ब्लो हो जाए. तो आई एम गोना मेक अ सेपरेट वीडियो, बट आई विल लिंक द रिसोर्सेज डाउन इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वांट टू चेक आउट. इफ यू लाइक, आपसे रहा नहीं जा रहा, इफ यू डोंट वांट टू वेट दैट लॉन्ग, you can check out the resources from the description. But yes, coming back to the 1980s. तो 1980s में क्या हुआ, there is one person called as Bill Illman. ओके, तो इन्होंने क्या किया, वर्ल्ड का फर्स्ट डेटा वेयर हाउस बनाया. ओके, वर्ल्ड का फर्स्ट डेटा वेयर हाउस. ओके, सो इन्होंने डेटा वेयर हाउस सोल्यूशन बनाया फॉर द एनालिटिकल डेटाबेसेस और फॉर
द बिग डेटा, द बिग डेटा इरा। तो उसके लिए इन्होंने डेटा वेयर हाउसिंग सोल्यूशंस बनाए। तो डेटा वेयर हाउस क्या है? तो डेटा वेयर हाउस इज, यू कैन कंसिडर इट एज, लाइक ऑन हाई लेवल बता रहा हूँ, अगेन डेटा वेयर हाउस की वीडियो आएगी, बट ऑन हाई लेवल डेटा वेयर हाउस ये है कि it will help you manage the big data. Or what do I mean by big data? It's like, it will help you manage the data that is cannot be managed using the normal databases, is what is it. So first distributed systems introduced हुआ, uh, basically you can consider it as like ह्यूज क्वांटिटी का जो डेटा है वो मैनेज करने की टेक्निक्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई 1980s में। तो 1980s में डेटा वेयर हाउसिंग कॉन्सेप्ट्स रिलीज हुए। उसके बाद नई ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स भी इंट्रोड्यूस हुई। इट विल हेल्प, लाइक इट हेल्प देम ट्रांसफॉर्म द डेटा इन सच अ वे दैट इट इज़ ईजियर टू मैनेज like the high gigantic volumes of data, right? So उसके बाद क्या हुआ? It was still, like, it was not optimized, but it was better than the earlier version, right? It was like a 1.1 version of the databases, but there was still need of optimizing those databases or optimizing those data warehouses. Okay, तो आगे क्या हुआ? आगे आया 1990s का दौर। 1990s का दौर। तो 1990s में से हुआ क्या? तो बिल इनमन, जो 1980s में जिन्होंने डेटा वेयरहाउसिंग सोल्यूशन बनाया, एंड राल्फ किम्बल, ये नाम याद रखना आप। ओके, तो 1990s में क्या हुआ ऐसा कि बिल इनमन एंड राल्फ किम्बल, तो 1990s वाज द टाइम व्हेन ऑल ऑफ द डेटा पाइपलाइंस, बिजनेस इंटेलिजेंस ये सब पॉपुलराइज होना स्टार्ट हो गया था। तो टू बेटर मैनेज दीज रिसोर्सेस, राइट? तो इन दोनों ने क्या किया? अपनी अपनी डेटा मॉडलिंग टेक्निक्स इन्होंने पब्लिश की। डेटा मॉडलिंग क्या है इसका भी एक सेपरेट वीडियो आएगा, बट टू गिव यू द आइडिया, डेटा मॉडलिंग इज बेसिकली हाउ यू मॉडल योर डेटा। ओके, वेरी इनोवेटिव डेफिनेशन अमेय। डेटा मॉडलिंग इज हाउ टू मॉडल योर डेटा। सो बेसिकली डेटा मॉडलिंग में डिफरेंट टाइप्स आते हैं, मोस्टली स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा, कि basically how to design like database tables and how to design the fact table and the dimension tables. I know again ये terms आपको foreign लग रही होगी, coming videos में मैं सब कुछ बताऊंगा, बट ये जो डेटा मॉडलिंग की टेक्निक्स है कि डेटा रिपीट नहीं होना चाहिए। टेबल्स इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं हम कि क्वेरीज फास्टर हो, रिट्रीवल ऑफ डेटा फास्टर हो एनालिटिकल डेटाबेसेस में। सो व्हेन आई से एनालिटिकल, आई मीन ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। ओके, द डेटा ओवर द पीरियड्स ऐसे। तो जो ह्यूज अमाउंट ऑफ बिग डेटा है उसको बेटर मैनेज करने के लिए, उसको बेटर फास्टर क्वेरी करने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए ये टेक्निक्स होती है, वो टेक्निक को डेटा मॉडलिंग बोलते हैं। तो किम्बल और बिल इनमन ने अपनी अपनी डेटा मॉडलिंग टेक्निक्स पब्लिश की। तो दिस इज अ काइंड ऑफ स्टार स्कीमा, वी कैन से, एंड देन if there are further tables to this, we can call it as the snowflake schema. Okay, I'll go in detail later, but yeah, this is the kind of thing, this is the kind of optimization that they suggested. तो चलो, डेटा अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज्ड वे से स्टोर हुआ है। और ऑल्सो वन मोर थिंग, सो यू विल, लाइक व्हेन यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज एंड ऑल, आपको किम्बल डेटा मॉडलिंग बहुत सुनने में आएगा। तो ये वही इंसान है जिन्होंने डेटा मॉडलिंग की टेक्निक्स इंट्रोड्यूस की। तो सर वो इनका एक बुक भी है, किम्बल टेक्निक्स फॉर डेटा मॉडलिंग का। सो दिस इज द पर्सन दैट ही इंट्रोड्यूस इन 1990s, जो हम लोग आज भी यूज़ करते हैं। क्रेजी। ओके, सो मिड 90s में क्या हुआ? सो लेट्स सी। सो अभी हम लोग वी वर एट 1990s, राइट? सो मिड 90s में रेवोल्यूशन हुआ। इट वाज द एरा ऑफ www. So it was the era of www, which means there were sites such as Amazon, Wikipedia, and like
there were websites which were getting popular and which were generating data a lot. तो इन सब से क्या हुआ, बैकएंड सर्वर्स की नीड पड़ी. ओके, बैकएंड सर्वर्स की नीड पड़ी. डेटाबेस लाइक डेटाबेसेस जनरेट होने लगे, और लाइक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स, ये सब कुछ डेटा का जनरेशन स्पीड और तेज़ करता गया, और तेज़ करता गया, और तेज़ करता गया. सो दिस इज़ व्हाट हैपेंड इन मिड 1990s. ओके, सो 2000s में क्या हुआ फिर, कमिंग टू 2000s नाउ, वी आर मूविंग slowly towards from a single computer to the distributed computers now, right? बिकॉज पहले एक ही कंप्यूटर पे सब होता था, एक ही कंप्यूटर पे वेबसाइट होस्ट हो रखी है, एक ही कंप्यूटर पे सारा डेटाबेसेस मैच कर रहे हैं, एक ही कंप्यूटर पे फिजिकल फाइल्स को डिजिटाइज किया जा रहा है. बट मिड 90s में क्या हुआ, वेबसाइट्स बनने लगी. तो एक वेबसाइट इतना, एक कंप्यूटर वेबसाइट का लोड हैंडल करना लाइक मुश्किल हो रहा था. Okay, so 2000, okay, so coming back to 2000s now. So 2000s में क्या हुआ? Now there are companies which are like Google, Amazon, and Yahoo at that time. ये फेमस होने लगी, ये सारी फेमस होने लगी, और इन्होंने डेटा जनरेशन नेक्स्ट लेवल तक लेके गया. लाइक it's like you can say they exploded a lot in terms of data generation, and और data generate करते गए. So now what happened was data generation speed, now speed of data generation इतना बढ़ गया कि अभी now the current storage solutions are not gonna work. Distributed solutions is the next thing now, is the next thing, right? So अब आया the era of big data. So these big companies led to the era of big data, because they are generating data in high volume and high velocity that the current systems are not able to handle it. सोचो आप एक कंप्यूटर में पूरा गूगल होस्ट कर रहे हो, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? और जिस तेजी से डेटा आ रहा था, लाइक एवरी अदर कंट्री वाज अडॉप्टिंग दिस, लाइक गोइंग थ्रू द इंटरनेट वाज द बूम, मेल वाज द बूम. इफ यू रिमेंबर दैट टाइम, हॉटमेल वाज द बिग थिंग. there are like many, like Yahoo was the big thing. There were discussions कि Yahoo गूगल को एक्वायर करेगा, इतना बड़ा था Yahoo at that time. But these companies are generating data a lot faster. तो इन डेटा को प्रोसेस भी तो करना होगा, राइट? इन डेटा को प्रोसेस करना चाहिए उतना ही फास्ट जितना फास्ट वो जनरेट हो रहा है, राइट? ओके, सो क्या हुआ कि ये डेटा जनरेट हो रहा है, हाई वेलोसिटी से आ रहा है, हाई वॉल्यूम से आ रहा है, और हाई लाइक बेसिकली देयर आर 3 V's ऑफ the data generation. Okay, data velocity, data variety, and data volume. So there are 3 V's and volume. What does E terms do? Velocity means कितने तेजी से डेटा जनरेट हो रहा है, या फिर कितने तेजी से डेटा आ रहा है. वेराइटी मीन्स डेटा कितना ट्रूथफुल है, उसकी लाइक उसका ट्रूथनेस कितना है. एंड वॉल्यूम इज like how much data is coming, right? So the 3 V's of data got really famous. But जो current systems थे, उनको ये जो डेटा है, हाई वॉल्यूम डेटा, वो एनालाइज करना, प्रोसेस करना, लाइक इट वाज चोकिंग द सिस्टम ओवरऑल. तो 2004 में क्या हुआ, वन मोर रेवोल्यूशन हुआ. ओके, 2004 में गूगल ने एक पेपर रिलीज किया. ओके, सो 2004 में गूगल ने एक रिलीज किया पेपर विच वाज MapReduce simplified data processing, data processing of large scale data. Okay, large data. ऑल्सो मैं ये पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. इट इज़ वेरी गुड पेपर. लाइक उनके 2 ऑथर्स थे मेनली, एज फार एज आई रिमेंबर. वन इज़ इंडियन एंड वन इज़ लाइक नेटिव अमेरिकन, आई गेस.
I guess so. I don't remember it because I read it like 2 years back when I was in my masters. But it's a very good paper and you should read it. The link will be down in the description. बट 2004 में मैप रिड्यूस आया. मैप रिड्यूस ने इट्स लाइक रेवोल्यूशन बना दिया कि बिग डेटा को डिस्ट्रीब्यूटेड वे में कैसे प्रोसेस करे. समझा कि कैसे प्रोसेस करे बिग डेटा को मैसिव स्केल पे. तो मैप रिड्यूस क्या करता था बेसिकली, इट यूज टू मैप लाइक इट यूज टू ग्रुप basically the similar parts and then reduce it to depending on the similar groups, like using the operations. Again, map reduce आप पढ़ सकते हो, it is something beyond the scope of this video. But ये गूगल पेपर के सक्सेस के बाद क्या हुआ, ये लाइक ऑन द सिमिलर नोट्स और इस पेपर से इंस्पायर होके या फिर स्टडी करके, ओके, सो 2006 में याहू ने बनाया हडूप. ओके, Hadoop was the thing which again revolutionized file processing in distributed way, and it was fast. Okay, it was fast because it was processing in memory. उसका स्टोरेज सिस्टम HDFS पे था, Hadoop फाइल सिस्टम, और उसका आर्किटेक्चर मास्टर स्लेव ही था. बट Hadoop प्रोसेस कर रहा है अभी नाउ एवरी लाइक. सो ये सब जो ये सब ट्रांसफॉर्मेशंस जो लिखना काम था, लाइक Hadoop में क्या होता है, और मैप रिड्यूस में क्या होता है, यू हैव टू मैन्युअली राइट द ट्रांसफॉर्मेशंस in any language, like let's say Java or Python. So you have to write those transformations manually. You have to write you have to write reduced tasks. You have to write map tasks per like manually each and every time. That was the real deal, or that was like that was the work of a data engineer back then. It was like there wasn't a term called as data engineer. But okay, so let me give you a recap. Okay, so 1970s में databases बनाना, relational DBs बनाना, relational DBs का modeling करना, that was the work of a data engineer. Okay, पहले क्या था, converting the files from from hard files to the digital file, that was the work of data engineer. Then it transformed to digitization and like better manage those digitally converted files to the relational entities. देन काम आया डेटा वेयर हाउसिंग का कॉन्सेप्ट, एंड देन लाइक डेटा वेयर हाउस कैसे बनाना है, इतना एनालिटिकल डेटा कैसे संभालना है, दैट वाज द वर्क ऑफ अ डेटा इंजीनियर. देन 1990s में इट टर्न टू द डेटा मॉडलिंग टेक्निक, स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमास एक्सेट्रा, डेटा पाइपलाइन बनाना, ये सब 1990s में हुआ. सो द यू आर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द वर्क ऑफ डेटा इंजीनियर was getting evolve. तो ऐसे इवॉल्व 19 जब वर्ल्ड वाइड वेब जब फेमस हुआ, लाइक वेबसाइट्स फेमस होने लगी, तो डेटाबेसेस, टेबल्स और डेटा वेयर हाउसेस ये सब संभालना, दैट वाज द नेचर ऑफ द वर्क. 2000s में सारा डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड वे में कैसे प्रोसेस करना है, ये 2000s में आया, 2004 में आया. देन Hadoop was the next big thing in 2006, and then the big data was termed as Hadoop. तो जो engineers भी थे वो Hadoop engineer और big data engineer ऐसे title थे. Even in 2015 I remember when I joined PICT in the first year, my seniors were applying for big data engineers, और like big data में जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, big data में काम कर रहा हूँ, क्या the big data is the next big thing ऐसे बोलते थे तब. तो big data was the term, or big data was the phrase that was data engineer was identified with back then. ओके, तो याहू ने हडूप रिलीज़ किया. फिर बेसिकली हडूप वाज अगेन स्लोअर, वो मैं आगे बताऊंगा, बट हडूप वाज द फास्टेस्ट एट दैट टाइम. ओके, हडूप ये मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर पे काम करता है, इन मेमोरी ही काम करता है, दैट्स व्हाई इट इज़ फास्ट. जो भी आपका ट्रांसफॉर्मेशंस, जो मैप रिड्यूस के ट्रांसफॉर्मेशंस है, वो आपके इन मेमोरी होते हैं. इन मेमोरी मतलब रैम में होते हैं. रैम क्यों फास्टर होता है, क्योंकि स्टोरेज कम होता है. That's why it is fast. You don't have to go to the hard disks every time when you perform an operation. जो भी है वो आपका compute RAM में होता है, इसलिए it is fast. But what used to happen was Hadoop के साथ एक problem था. वो every transformation के बाद अपने results अपने फाइल स्टोरेज में राइट करता था, डंप करता था, फ्लश करता था.
and for the next transformation it used to read it again from the files and then process it in the RAM and then used to dump it into the file storage again. And that was the lacking point of Hadoop or HDFS in general, and that made it slow because reading and writing from the disk had an overhead, and that's why it was slow. Okay, so later part of the 2000s, like I'm not really sure the year, but it was the time when these cloud providers came. So first was AWS, तो इन्होंने अपने EC2s लाए. सो इनका नोमेनक्लेचर भी फनी है. EC2 मतलब क्या, इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट. सो इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट, सो ECC. तो ECC बोलने से अच्छा इनने बोला EC2 बोलते हैं. ओके, so elastic matlab depending on the needs it used to scale up and it used to scale down, so that's why it is elastic. It's like rubber, right? Rubber elastic hota hai, rubber elastic hota hai. So if you stretch it, it will its size will increase, and if you loosen it, size will decrease. So same is the case with the computers back then. जितना ज़्यादा लोड बढ़ता जा रहा है, जितना ज़्यादा लोड बढ़ता जा रहा है, इफ़ यू आर स्ट्रेचिंग इट, राइट, लोड बढ़ रहा है रबर पे, तो इट विल इंक्रीज, नहीं, इट विल, द साइज ऑफ रबर विल इंक्रीज. सेम इज द केस विद द कंप्यूटर. सो जैसा जैसे लोड बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे और मशीन्स पैरेलल में ऐड होते गई नेटवर्क में, तो जो कंप्यूट था वो डिस्ट्रीब्यूट होता गया और वो फास्ट होता गया. और जैसे जैसे लोड कम होता गया, रबर की साइज़ कम हो गई, मीनिंग जो अब हमने नए कंप्यूटर्स ऐड करे उनको निकाल दो, इतना लोड नहीं है, 2 कंप्यूटर पे काम चल जाएगा, 4 कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है. बेसिकली दैट थिंग. सो डायनामिकली लोड के अकॉर्डिंग एडजस्ट होना नंबर्स ऑफ कंप्यूटर्स, इसको बोलते हैं इलास्टिकनेस और इलास्टिक नेचर ऑफ द कंप्यूटर. सो दैट्स वाई इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट, EC2. Okay, so EC2 was introduced by AWS. Then there was S3. S3 is simple. S3 is simple storage system, I guess, storage system. But I'm not sure on the three long forms of the S3s, but there are three S's. That's why S3. Okay, and you can observe this nomenclature system across all of the AWS services. Okay, so S3 was here. Okay, then there was उनका खुद का इलास्टिक DB था जिसका नाम था DynamoDB. ये नो SQL है बेसिकली इनका, जो डिस्ट्रीब्यूटेड है. एंड लाइक there is 1 hour long video on YouTube explaining the AWS architecture by AWS itself on YouTube channel. Watch that. That is crazy. मतलब you will get to know how databases work in elastic nature, or in no distributed manner. That is fantastic video. I mean, that was the best 1 hour that I spent in my life. That was the one best hour. I'll link that video down in the description, but yes, I highly recommend that. तो कहने का मतलब है कि अपने अपने क्लाउड सिस्टम्स आ गए. अभी ये जो हाडूप जो है, हाडूप का जो प्रोसेसिंग है एक्सेट्रा वगैरह, वो लोकल सर्वर्स पे, या फिर क्या बोलते हैं, ऑन प्रीमाइस डेटाबेसेस सर्वर्स पे करना मुश्किल था. क्लाउड का ज़माना आया, तो फॉलोइंग AWS दो और पब्लिक क्लाउड आ गए. GCP इज़ देयर, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, एंड देन देयर इज़ Azure now. Okay, so these are the three prominent cloud. There are other cloud platforms as well, जैसे कि Civo है, कुणाल कुशवाहा वाला. There are multiple cloud platforms that you can go and research about it later, but these are the three most famous ones: AWS, GCP, and Azure. So that this is the era now. The role of the data engineer transformed or evolved into like, instead of processing that data parallelly over the local cluster or local servers, you have to do it on cloud now. Okay, so that is the era when cloud computing was the got famous. 2019 2000, so like 16-15 के around, like it was a boom. Cloud computing was a boom. Maybe earlier as well, like 2010s, 2012 13 में ही famous होना start हो गया था. like तब से बोलने लगे थे, okay, cloud is the next big thing, वगैरह वगैरह वगैरह. एंड देन एक बार हमारे पास अनलिमिटेड, अभी लाइक हमारे लिए तो इट इज़ अनलिमिटेड, राइट, वी कैन ऐड एनी नंबर ऑफ EC2s, वी डोंट केयर. तो जब से अनलिमिटेड नंबर ऑफ कंप्यूट्स आना स्टार्ट हो गए थे 2015 के अराउंड, बहुत फेमस हो गया था क्लाउड कंप्यूटिंग.
तो जब से ये सब आने लगा, तो अगेन डोंट कोट मी ऑन डेट्स, ओके, आप गूगल करके कमेंट में डालोगे अरे नहीं 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 क्लाउड कंप्यूटिंग तो 2012 में आया ये वो, बट यू गेट द पॉइंट राइट, जस्ट गेट द वैल्यू आउट ऑफ इट, नॉट मतलब ऐसे इसमें मत जाओ, क्या बोलते हैं एग्जैक्ट टेक्निक है, एनीवेज यू गॉट द पॉइंट राइट। तो क्लाउड कंप्यूटिंग फेमस होने लगा, तो डेटा इंजीनियर का रोल ट्रांसफॉर्म हो गया, इवॉल्व हो गया टू प्रोसेस द डेटा ऑन क्लाउड नाउ, बिकॉज वी हैव अनलिमिटेड अनलिमिटेड कंप्यूट है अभी अपने पास, so we can process unlimited data, but how to better process it in using limited number of resources, that is why the data engineer needed back then, but now we have the unlimited power to compute। तो बाय दैट टाइम डेटा साइंस भी बूम में आने लगा था। तो नाउ डेटा साइंटिस्ट को मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करने हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कंप्यूट जा रहा है, उनके लिए डेटा चाहिए। तो क्या हुआ, अभी रियल जन्म हुआ डेट, ओके ओके ओके, स्टेप बैक टू दैट इज, अभी अपने पास अनलिमिटेड कंप्यूट है। Okay, now we have the unlimited compute, we have the ML model running, let's say, and the data volume is very high, okay, data volume is very high। तो क्या हो गया, HDFS जो है और Hadoop जो है वो अपना डेटा पैरेलल में प्रोसेस कर रहा है इतने दिन, ठीक है, मस्त चल रहा है वगैरह, बट द डिमांड ऑफ डेटा प्रोसेसिंग इंक्रीज इन सच अ वे दैट वो जो Hadoop का प्रोसेसिंग है इन मेमोरी वो भी स्लो होने लगा। कैन यू इमेजिन, रैम में प्रोसेस हो रहा है फिर भी स्लो हो रहा है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि क्यों स्लो हो रहा था, बट स्लो होने लगा क्योंकि मशीन लर्निंग इंजीनियर्स को डेटा जल्दी जल्दी चाहिए, जल्दी जल्दी चाहिए, बट उतने जल्दी हो नहीं रहा है डेटा प्रोसेस। तो तब 2009 में स्पार्क इंट्रोड्यूस हुआ, 2009 में स्पार्क इंट्रोड्यूस हुआ, ओके। You will find there are many systems now as well. I don't know why, but there are too many legacy companies or legacy code out there which is still running on Spark. Sorry, which is still running on Hadoop and Hive and those days. I know, like legacy code and all, but Spark was the next big thing. Spark was processing the data in memory, and it was storing the, it was storing all of its data structures, जैसे RDD हो गया, data frame अगर data sets हो गया, in memory itself, until like it used to make, there's something called as it, like Spark makes DAGs, okay, and then it keeps the track of the data lineage। data lineage मतलब RDD कैसे बना, ये सब मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, बट अभी जस्ट मेरा सुनो, एंड ट्रस्ट मी, जस्ट फॉलो दिस चैनल एंड फॉलो दिस सीरीज एंड यू विल गेट टू नो ऑल ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, ओके। तो स्पार्क आया, स्पार्क क्या करता था, एक डैग्स बनाता था बाय विच इट यूज टू ऑप्टिमाइज इट एवरीथिंग, ओके, कि कैसे डेटा को प्रोसेस करना है रैम्स में एंड ऑल। डैग इज डायरेक्ट असाइक्लिक ग्राफ, तो वो स्टेजेस में डिवाइड कर रहा था। each transformation gets divided into some of the DAG components, and then Spark क्या करता है, एक lineage बनाता है। lineage मतलब बेसिकली lineage को कैसे समझाऊँ easy terms में, तो एक मीम चलता है ना अभी इंडिया में कि आप क्रोनोलॉजी समझे, तो lineage is basically even considered as a chronology, the order in which the data frame gets, or a data set RDD, resilient distributed data set gets formed। तो मतलब कभी भी डेटा फ्रेम डिलीट हो गया या फिर डेटा सेट RDD डिलीट हो गया, तो स्पार्क नोज हाउ टू कंप्यूट इट, बिकॉज स्पार्क नोज हाउ दैट डेटा फ्रेम गॉट जनरेटेड इन द फर्स्ट प्लेस। तो डेटा लीनियज मेंटेन करता है स्पार्क, इसीलिए वो रेजिलियंट है। रेजिलियंट मतलब क्या बोलते हैं, हिंदी का वर्ड नहीं याद आ रहा मुझे रेजिलियंट को समझाने के लिए। रेजिलियंट मतलब प्रूफ, क्या बोलते हैं, क्या प्रूफ, मतलब रेजिलियंट मतलब डिस्ट्रॉय भी हो गया तो भी इट्स ओके, वी कैन जनरेट इट अगेन, वी कैन गेट दैट बैक, ऐसे मतलब एक एक आधा फोटो डिलीट हो गया आपके कंप्यूटर से, बहुत अच्छा पुराना फोटो था है ना, आपको वापस चाहिए, लाइक सोचो आपके पास पावर होती वापस लाने की वो फोटो, तो वो पावर इज रेजिलियंस बेसिकली। आई डोंट नो हाउ टू बेटर एक्सप्लेन इट इन सिंपल वर्ड्स, बट इट जस्ट दैट
दैट पावर है आपके पास कि आपने कुछ भी डिलीट कर दिया, यू कैन जनरेट इट अगेन द वे इट वॉज. ओके, तो स्पार्क यूज टू डू दैट, एंड स्पार्क यूज टू store the temporary results in RAM itself, like until the RAM gets full, unlike Hadoop or HDFS before flushing it to this disk. Like again Spark में भी like again multiple modes है storage में, dump करने के लिए RAM only, storage only लेना, all those. But for now, remember this, that's why the Spark had the upper edge, because it computes and stores data in RAM. That's why it was faster than Hadoop. And then era आया कि like जो भी compute, अभी डेटा इंजीनियर का काम क्या बन गया कि जो एग्जिस्टिंग जॉब्स है Hadoop वाली, HDFS वाली, उसको माइग्रेट करो. अभी क्लाउड में आपने जॉब्स लिख दी हाडूप की, मैप रिड्यूस की, खुद से ट्रांसफॉर्मेशंस लिख दिया, आरडीडीज बना दी, वो बना दी, वो बना दी. बट अभी स्पार्क आ गया, अभी स्पार्क फास्टर है. यू आर गेटिंग डेटा 100 टाइम्स, अप टू 100 टाइम्स फास्टर देन हाडूप. सोचो तो क्यों सभी कंपनी स्पार्क की तरफ जाने लगी. तो अभी डेटा इंजीनियरिंग का काम भी वही बन गया कि हाडूप की जगह पे स्पार्क वाले ट्रांसफॉर्मेशंस लिख दो. एंड लाइक नाउ, स्टिल नाउ, सो टिल प्रेजेंट Spark use होता है. Now there are like cloud services as well which are fully managed, so you don't have to write everything. Or the best thing about Spark, which again gave a lot of ease to the developers, was Hadoop की जो jobs थी, Hadoop की जो jobs थी वो डेवलपर को मैन्युअल लिखनी पड़ती थी. ट्रांसफॉर्मेशंस, एवरी ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे आपको कुछ भी ट्रांसफॉर्म करना हो, या फिर लाइक जैसे कोई एग्रीगेशन परफॉर्म करना हो, या फिर कोई ग्रुप बाय करना हो, तो आपको मैन्युअली लिखना पड़ता था. रिड्यूस बाय की, ग्रुप बाय की, एंड ऑल दोस थिंग. बट स्पार्क ने क्या कर दिया, हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन वाली एपीआईज खुली कर दिया लोगों के लिए. तो नाउ लोगों के पास एक आरडी, मतलब रेजिलियंट, अगर आपको खुद से लिखना है तो आरडी यूज करो स्पार्क में. तो आप तो आपको सारी ट्रांसफॉर्मेशन एवरीथिंग आपको मैन्युअली लिखना पड़ेगा, जैसे हाडूप में लिखते थे. बट स्पार्क ने क्या कर दिया, डेटा फ्रेम नाम का एक नया डेटा स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस कर दिया. तो उसमें क्या था, इट्स अ रैपर अराउंड आरडी, एंड इट्स अ हाई लेवल, like you can call it as an API itself of Spark, which gave like power to the developer कि आपको बस फंक्शन कॉल करने हैं, जैसे डेटा फ्रेम लाइक df डॉट ग्रुप बाय, खत्म. एवरीथिंग एल्स इज टेकन केयर बाय स्पार्क इंटरनली. जैसे जैसे आप ट्रांसफॉर्मेशंस लगाते जाओगे, वैसे वैसे वो अंदर अपने आप वो पूरा का पूरा कंप्यूट अपने आप लाइक करेगा वो. एंड दैट वाज द पावर दैट द डेवलपर हैड. मतलब हार्ड, मतलब हेवी लिफ्टिंग सारा स्पार्क उठा रहा है, आपको बस कैसे करना है बताना है. क्या, सॉरी, आपको बस क्या करना है ये बताना है, कैसे करना है ये स्पार्क टेक केयर कर लेगा. दैट वाज द पावर ऑफ स्पार्क. सो दैट वाज द न्यू डेटा इंजीनियरिंग जॉब बैक देन. सो अभी अभी क्या हुआ, सो 2015 तक, 2015 से 2017 तक, इवन आई वुड से, देयर वाज नो नथिंग कॉल्ड एज डेटा इंजीनियरिंग. सो लोग क्या करते थे, डेटा साइंटिस्ट हायर करते थे, बट डेटा साइंटिस्ट को ही ये काम देते थे डेटा इंजीनियरिंग का कि स्पार्क जॉब्स लिखो, ट्रांसफॉर्मेशन से लिखो, वगैरह वगैरह वगैरह. एट दैट टाइम द डेटा इंजीनियरिंग वाजंट प्रॉपरली डिफाइंड, आई वुड से. तो आप जो भी डेटा इंजीनियर मेरे यूट्यूब चैनल पे देखोगे, या फिर मेरे साथ जो भी डेटा इंजीनियर बने, उनका आप देखोगे तो सभी के सभी एक्सीडेंटल डेटा इंजीनियर, टू बी ऑनेस्ट. बस ये जस्ट टर्म मैंने कॉइन किया मेरे लिए, आई एम एन एक्सीडेंटल डेटा इंजीनियर, क्योंकि मैं बाय एक्सीडेंट डेटा इंजीनियर बना. मुझे करना कुछ और था, मैंने कर कुछ और दिया, ऐसे टाइप्स. तो बेसिकली स्टोरी सबकी सेम ही है, एक्सीडेंटल डेटा इंजीनियर. बट वही, क्योंकि प्री डिफाइंड नहीं था, कंपनीज को भी पता नहीं था कि उनको डेटा इंजीनियर चाहिए, देयर इज समथिंग कॉल्ड डेटा इंजीनियर दैट वी नीड. तो लोग क्या करते थे, डेटा साइंस बहुत फेमस था तब, डेटा साइंटिस्ट बनना है सबको, एमएल इंजीनियर डेटा साइंटिस्ट बनना था सबको, मतलब जिसको भी पूछो 2019 में वही बनना था, मुझे भी बनना था. तो डेटा साइंटिस्ट एज अ लोग हायर कर रहे थे, कंपनीज भी एज अ डेटा साइंटिस्ट ही उठा रही थी, बट काम डेटा इंजीनियरिंग का दे रहे थे. तो धीरे 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 लोगों को पता चला, कंपनीज को पता चला कि ओके, देयर देयर इज अ लाइन बिटवीन डेटा इंजीनियर एंड डेटा साइंटिस्ट. सो नाउ अ डेटा इंजीनियर का, सो नाउ प्रेजेंट में, में डेटा इंजीनियर क्या करता है,
ETL पाइपलाइंस बनाता है, ओके, ट्रांसफॉर्मेशंस लगाता है, ट्रांसफॉर्मेशंस लगाता है, ओके, क्लाउड पे सब कुछ डिप्लॉय करता है, क्लाउड आर्किटेक्चर, क्लाउड आर्किटेक्चर प्लान करता है, पाइपलाइंस बनाता है, और स्पार्क प्रोसेसिंग, स्पार्क प्रोसेसिंग हो गया। अभी तो बहुत सारी टेक्निक्स आ गई है, स्पार्क है, जैसे गूगल क्लाउड का क्लाउड रन है विच इज़ फुल्ली मैनेज सर्विस, आपको वो भी करने की ज़रूरत नहीं, आपको बस पाइपलाइन बनानी है, क्या करना है, किसके बाद क्या करना है, एंड देन एवरीथिंग विल बी टेकन केयर बाय गूगल क्लाउड। वैसे ही देर आर ETL टूल्स अवेलेबल इन द मार्केट नाउ, लाइक एवरीथिंग इज मॉडर्नाइज एंड लाइक आपको बस जैसे अजूर डेटा फैक्ट्री मनीष बता रहे थे, राइट, इट इज़ अ रैपर अराउंड स्पार्क। स्पार्क एक खुद रैपर है अराउंड HDFS और लाइक RDD, देन स्पार्क ने ईजियर कर दिया। नाउ अजूर डेटा फैक्ट्रीज या फिर जो भी ये क्लाउड रन या फिर जो भी ये रैपर्स है अराउंड द स्पार्क, वो और आसान कर रहे हैं काम, और आसान बना रहे हैं इस काम को, कि आपको बस बताना है कि ओके इसके बाद ये फाइल ले, इधर से डेटा लेक से फाइल उठा, S3 से फाइल उठा, GCS विच इज़ गूगल क्लाउड्स का क्लाउड स्टोरेज है, उधर से फाइल उठाओ, ETL लगाओ, ये ट्रांसफॉर्मेशन से उसमें से नल्स निकालो, डुप्लीकेट्स निकालो, ये निकालो, फिर उसके बाद ये डेटा इधर लोड करो, लाइक you there are literally tools which where you can drag and drop and make the flow, and then everything is taken care by that tool. It is that easy nowadays, but I would still recommend learning Spark, because once you learn the Spark, बाकी का बच्चों का खेल लगने लगेगा आपको। सो इस स्पार्क के ऊपर रैपर्स बन रहे हैं अभी, दिस इज़ द न्यू ईरा, आई वुड से 2024 एंड अबव रैपर्स का ही रहा है, रैपर्स का ही रहा है। तो नाउ दीज आर द टेक्निक्स, ओके, सो ये अभी जॉब बन गया डेटा इंजीनियर का। तो कनेक्ट विद द स्टेक होल्डर्स, अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स, कनेक्ट विद डेटा साइंटिस्ट। तो डेटा स्टेक होल्डर्स मतलब क्या? स्टेक होल्डर इज अ फैंसी नेम। स्टेक होल्डर इज बेसिकली, अगर तुम लोग लेट्स से कॉलेज प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, हैकाथॉन प्रोजेक्ट में पार्ट लिया आपने, और आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके दोस्त का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे फ्रंट एंड बनाना आपका हो गया, डेटाबेसेस बनाना, ये बनाना, फलाना ढिमकाना, एक और फ्रेंड है उसको थोड़ी API सर्विसेज बनानी है, वगैरह 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 वगैरह। तो आप तीनों कोलैबोरेट कैसे करोगे? मतलब मैं कुछ डेटा भेज रहा हूँ, वही फ्रंट एंड पे डिस्प्ले होना चाहिए, तो वो अकॉर्डिंगली बनाएगा। मतलब ही विल एज्यूम कि डेटा विल कम इन दिस फॉर्मेट, एंड देन अकॉर्डिंगली he will make progressions or coding or like whatever you want to develop, he will develop according to the assumption that he'll make, right? So ये जो assumption और ये जो contracts बनाते हैं लोग, तो इनको कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं पहली बात तो, एंड देन दोज टू एंटिटीज आर द स्टेक होल्डर्स। तो मेरा स्टेक होल्डर हो गया मेरा फ्रेंड जो फ्रंट एंड बना रहा है मेरा, और एक स्टेक होल्डर हो गया बैक एंड डेटा, जहाँ से मुझे डेटा आ रहा है। तो ये बैक एंड इज माई अपस्ट्रीम, माई फ्रंट एंड इज माई डाउन स्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम डेटा जाता है, जैसे मैंने पहले भी बोला था। तो ये सारे मेरे स्टेक होल्डर्स हो गए। तो स्टेक होल्डर्स के साथ रिक्वायरमेंट गैदरिंग्स होती है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग्स मतलब इट्स अगेन फैंसी टर्म टू डिफाइन कि मेरा डेटा ऐसे ऐसे फॉर्म में आएगा, इतना इतना आएगा, यहाँ यहाँ पे आएगा, तो मैं वहाँ वहाँ से डेटा उठाऊँगा, ऐसे ऐसे उठाऊँगा। बेसिकली ऐसे ही होता है, लाइक स्टेक होल्डर्स के साथ रिक्वायरमेंट गैदरिंग्स का कॉल होता है, देन कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, देन यू डेवलप, देन यू कोड, देन यू डेवलप द सॉफ्टवेयर, एंड देन you deploy it in agile method and everything, like you guys know that, right? तो ये सब होता है। तो अभी 2014 में, ओके लेट मी स्विच बैक नाउ, हेलो, ओके, सो 2014, 14 के बोल रहा हूँ, सो 2024 में नाउ दैट वी आर इन, और ये वीडियो आप फ्यूचर में देख रहे होंगे तो जितने भी साल पहले, ओके, 2024 इज़ द ईयर राइट नाउ। सो 2024 में नाउ ये हो रहा है कि रैपर्स कह रहा है, सर्विसेज कह रहा है, लर्निंग अबाउट क्लाउड सर्विसेज, लर्निंग अबाउट द थिंग्स। Also, the new form of data engineering will be, let me repeat that, new form of data engineering will be RAG. ओके, रैग इज द रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। आप अगर कोई भी, नाउ इज द थिंग, इज जेन AI का ज़माना है, और रैग इज़ द डेटा इंजीनियरिंग वर्जन ऑफ जेन AI। बेसिकली जेन AI इज़ क्या, जेन AI को मॉडल्स LLM बनाने वगैरह, वो मशीन लर्निंग इंजीनियर्स का टास्क है ना, और उनको सपोर्ट करना है, तो वी हैव टू लर्न रैग सिस्टम्स। रैग इज रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। बेसिकली
ये लोकल कॉन्टेक्स्ट और देता है जो भी मॉडल हमने ट्रेन किया हुआ है उसको अबाउट द क्वेश्चन दैट यूजर इज आस्किंग, थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है ताकि एलएलएम मॉडल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का यूज करके बेटर आंसर कर पाए। तो ये आई एम सो सॉरी। ओके, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता कैसे है मॉडल, तो उसको रैग बोलते हैं। बेसिकली रैग क्या करता है, अगेन इस पे मैं वीडियोस बाद में बनाऊंगा, या फिर अगर आपको चाहिए तो कुणाल कुशवाहा ने ऑलरेडी बनाया हुआ है सम ऑफ द सीरीज, यू कैन चेक इट आउट। बट ये मैंने कैसे सीखा, मैंने एक हैकाथॉन में प्रोजेक्ट करा था, दैट्स हाउ आई गॉट टू लर्न इट। एंड मेरे अराउंड मेरे फ्रेंड्स भी वैसे थे जिनको ये नए नए टेक्निक जानने की उतनी ही चुल थी, जिन्होंने मुझे लाइक मोटिवेट किया कि तू भी सीख। तो दैट्स हाउ आई लर्न। बट द रैग बेसिकली इज, हम लोग क्या करते हैं, ऑल ऑफ द डॉक्यूमेंट्स को लेते हैं, उनको जैसे पीडीएफ हो गई, ऑडियो हो गया, कुछ सीएसवी हो गया, देयर इज डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ द डेटा, राइट। बट कंप्यूटर को और एलएलएम मॉडल को सभी डेटा टाइप्स नहीं समझेंगे। हम लोगों को कंप्यूटर को एक ही डेटा फॉर्मेट में डेटा देना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सब को एक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे टेक्स्ट, मान लो टेक्स्ट, ठीक है। बट स्टोरिंग टेक्स्ट एंड लर्निंग टेक्स्ट मॉडल को मुश्किल है, राइट, बिकॉज इफ़ यू नो अ बिट अबाउट मशीन लर्निंग एज वेल, तो आपको पता चला कि एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, मशीन लर्निंग मॉडल्स आर ऑलवेज नंबर्स एंड वेट्स, वेट्स बोलते हैं जिसको, लाइक ए एक्स प्लस बी, ए लाइक क्या डब्ल्यू एक्स प्लस बी होता है ना, वो वेट मल्टीप्लाइड बाई इनपुट वेक्टर प्लस बायस ऐड होता है। तो वेट क्या होता है, इट्स अ नंबर का मैट्रिक्स एरे होता है, राइट। तो अगर हम लोग एलएलएम मॉडल को नंबर्स प्रोवाइड करें, सो इफ देयर इज अ वे टू कन्वर्ट PDFs into numbers, audio into numbers, text into numbers, and then हम लोग नंबर ही उसको दे दे इनकोड करके, इसको बोलते हैं PDF को नंबर्स में कन्वर्ट करना, सभी डेटा फॉर्म्स को नंबर्स में कन्वर्ट करना, इसको बोलते हैं एनकोडिंग। और वो जो एनकोडेड डेटा हम लोग अगर मॉडल को दे तो मॉडल कैन अंडरस्टैंड फास्ट। जैसे यू गेस अंडरस्टैंड हिंदी बेटर, राइट। सो इफ आई लाइक, जैसे मैं फ्रेंच में ये ट्यूटोरियल बनाने लगा, आपको समझेगा नहीं, ऊपर जाएगा। बट सिंस आई एम टॉकिंग इन हिंदी, आपको समझ रहा है, कॉम्प्रहेंड हो रहा है, ईजी टू अंडरस्टैंड है, राइट। तो वैसे ही मॉडल को अगर हम लोग नंबर्स दे तो इट इज़ ईजियर फॉर मॉडल टू अंडरस्टैंड इट, राइट। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, सारा डेटा एक कॉमन फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, जैसे PDF का टेक्स्ट हो गया, ऑडियो का टेक्स्ट हो गया, वीडियो का टेक्स्ट हो गया, सब का टेक्स्ट, एंड देन टेक्स्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं नंबर्स में। तो जो नंबर्स में हम लोग कन्वर्ट करते हैं उसको बोलते हैं वेक्टर। तो वेक्टर बोलता है, एंड देन द कन्वर्ट मतलब कन्वर्टिंग टेक्निक एनकोडिंग होती है, बट कन्वर्टेड आउटपुट जो होता है उसको बोलते हैं एम्बेडिंग। एंड द फॉर्म ऑफ एम्बेडिंग इज एन एरे। बट एरे अगर वन डिमेंशनल है, लाइक वर्टिकल नहीं बोलूँगा, लाइक मल्टीपल कॉलम्स और वन मल्टीपल रोज बट वन कॉलम है, उसको बोलते हैं वेक्टर। और अगर बड़ा होगा तो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो वेक्टर एम्बेडिंग उससे उससे आता है, मतलब टर्म। लेट ओके, लेट मी सी, बहुत सारा ये कर लिया मैंने। तो बेसिकली मान लो, ये आपका PDF फाइल है, ठीक है, PDF फाइल है, ये आपका .csv फाइल है, ये आपका ऑडियो फाइल है, ओके, ये आपका ऑडियो फाइल है। नाउ व्हाट वी विल कन्वर्ट इज, वी विल कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू टेक्स्ट फाइल, ओके। ये टेक्स्ट फाइल हो गया, तो टेक्स्ट को हम लोग करेंगे कन्वर्ट इनटू नंबर्स, ओके। जैसे 0 1 2 0 1 4 ऐसे हो गया, ठीक है। तो मान लो इसके भी मशीन लर्निंग मॉडल्स होते हैं, जैसे इमेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट कैसे करना है, तो उसके लिए मशीन लर्निंग मॉडल्स है अलग अलग। OCR मॉडल है, इमेज कैप्शनिंग टेक्निक्स है, उन सब से वो कन्वर्ट आता है, लाइक दैट इज़ आउट ऑफ दिस स्कोप, बट जस्ट अंडरस्टैंड कि हम लोग ने नंबर में कन्वर्ट किया। तो ये व्हाट इज़ दिस थिंग, दिस इज़ अ वेक्टर एम्बेडिंग, ओके। तो अभी तो अभी क्या हो गया, वेक्टर एम्बेडिंग्स इज द न्यू थिंग, नाउ इज अ न्यू डेटा टाइप, राइट। तो हम लोग इसको बेटर स्टोर कैसे करें, तो अभी नाउ डेटाबेसेस आल्सो इवॉल्विंग इनटू द वेक्टर डेटा स्टोर्स और वेक्टर डेटाबेसेस नाउ। तो ये जो रीडिंग फ्रॉम द वेक्टर डेटाबेसेस, राइटिंग टू द वेक्टर डेटाबेसेस, दीज आर द डेटाबेसेस स्पेशलाइज्ड फॉर वेक्टर एम्बेडिंग्स ओनली। तो ये बनाता है और भी ऑप्टिमाइज करता है, जैसे पहले नो सिक्वल बना दिया, या फिर रिलेशनल
रिलेशनल डेटाबेसेस तब बना था 1960 से या फिर 80s में, जो भी है, विच वॉज ऑप्टिमाइज फॉर रीडिंग क्वेरीज फास्ट, तो क्वेरी फास्ट करता था। अभी द सेम थिंग, सेम इवोल्यूशन हो रहा है, बट वेक्टर्स के मामले में हो रहा है। तो नाउ वेक्टर डेटाबेसेस आर गेटिंग पॉपुलर। और नाउ अगर लेट्स सपोज अभी मैंने यूज़र ने कोई क्वेरी डाल दी कि हाँ मुझे एक रेड शर्ट पहना हुआ मेरा फोटो चाहिए बैक फ्रॉम 2015, तो क्या होता है, ये यूज़र क्वेरी जो है ना, इसका भी नंबर निकालते हैं, इसका भी नंबर निकालते हैं, उसको बोलते हैं यूज़र क्वेरी का वेक्टर एम्बेडिंग। ठीक है। और अभी देखो, तो ये हुआ वेक्टर यूज़र क्वेरी का। ठीक है, यूज़र क्वेरी। ठीक है, ये वेक्टर, दीज आर द अलग अलग वेक्टर्स। ठीक है, ये फिजिक्स वाले, ओ शिट आई एम नॉट इवन शेयरिंग इट। ओके, सो दीज आर अलग अलग वेक्टर्स। ओके, लेट्स से ये है कि रेड शर्ट वाला बंदा दे दो मुझे। ठीक है, दैट इज द वेक्टर। अभी एक वेक्टर है जिसमें ये रेड वर्ड है, जिसमें ये शर्ट वेक्टर है, इसमें एक्चुअली रेड शर्ट है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अभी देर इज अ टेक्निक कॉल्ड एज कोसाइन सिमिलैरिटी। तो कोसाइन मतलब क्या होता है, कोसाइन प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन टू अनदर वेक्टर। फिजिक्स वाला ही कॉन्सेप्ट है, जैसे IIT जेई में, जेई की तैयारी में आपको जो भी समझेगा वही है। मतलब एक एंगल निकाला जाता है और इसका प्रोजेक्शन निकाला जाता है इस पर। तो जितना ज़्यादा क्लोज, जितना ज़्यादा कोसाइन सिमिलैरिटी ज़्यादा, उतने ज़्यादा क्लोज वेक्टर्स होते हैं, उतने ज़्यादा वेक्टर्स क्लोज होते हैं एक दूसरे के। तो जितने ज़्यादा क्लोज उतने ज़्यादा को रिलेटेड। तो ये ऐसे ही लाइक सिमिलैरिटीज़ फाइंड करते हैं। तो रैग क्या करता है, जब भी यूज़र क्वेरी फायर होती है, तो ऑल रिलेटेड लाइक जितने भी वेक्टर्स उससे मैच होते हैं उनके आर्टिकल्स देना चालू करता है LLM को, कि तू सभी जगह मत सर्च कर, इस इनमें ही सर्च कर, इनमें ही तुझे आंसर मिलेगा फॉर श्योर, बिकॉज दीज आर द रिलेटेड टू व्हाट यूज़र इज आस्किंग। तो LLM का परफॉर्मेंस भी फास्ट हो जाता है। सो तो अभी नेक्स्ट थिंग अबाउट द डेटा साइंटिस्ट और द डेटा इंजीनियरिंग इज रैग। ओके, सो लर्न रैग एज वेल। सो 2024 में डेटा इंजीनियरिंग का नेचर क्या है अभी, स्पार्क जॉब्स बनाना ऑन द रैपर्स यूजिंग क्लाउड सर्विसेज। तो लेट मी समराइज ऑल दिस। ओके, 2024 में डेटा इंजीनियरिंग का जॉब है अभी स्पार्क पे रैपर्स बनाना, क्लाउड सर्विसेज यूज करना, ETL ट्रांसफॉर्मेशंस लिखना, जो भी लेटेस्ट सर्विसेज है उन पे ETL पाइपलाइंस बनाना, उन पे ट्रांसफॉर्मेशंस लिखना, रैग्स के ऊपर, GenAI के ऊपर काम करना। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट स्किल्स दैट यू शुड लर्न इन 2024 if you want to be a data engineer. That is the number one takeaway from this video. Also, like I have covered, I think uh, so okay, so let's summarize this. So 1960s में गए हम लोग, 1980s का era आया डेटा वेयर हाउसेस का, 1990s में डेटा मॉडलिंग आई, 2000s में बिग डेटा पेपर आया, 2004 में बिग डेटा पेपर आया, फिर HDFS आया, फिर स्पार्क आया, फिर क्लाउड कंप्यूटिंग आया, एंड नाउ द प्रेजेंट नेचर ऑफ द डेटा इंजीनियर्स, राइट। सो ये सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, एंड आई होप you liked it, you enjoyed it. Now the data engineer का role आपको clear है, how data engineer का टर्मिनोलॉजी फॉर्म, जैसे अभी कुछ सालों पहले लोगों को पता नहीं था व्हाट इज डेटा इंजीनियरिंग, क्या है डेटा इंजीनियर का वर्क, प्रॉपरली डिफाइंड नहीं था। नाउ एवरीथिंग इज डिफाइंड और आपको भी समझ आ गया होगा, आई होप। And if you like this video, if you find value from this video, share it with one of your friends who is actually preparing for data engineering. And I think मुझे अगर मेरे टाइम पे ये सब मुझे पता होता, तो इट वुड हैव बेनिफिटेड मी अ लॉट इन ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन। मेरा प्रिपरेशन टाइम फ्रॉम 6 months रिड्यूस हो जाता 4 months, क्योंकि मैं टारगेटेड प्रिपरेशन करता, एंड इट वुड हैव हेल्प मी अ लॉट। But I want to make it easier for you, relatively easier for you. Again I say there is no easier path, only hard work will pay off. But I want to make relatively easier than me for you guys, and I'll be making these kinds of videos often, because I like to teach you guys, I like to share my knowledge. अगर आपको सच में वीडियो पसंद आया, आपको सच में वैल्यू लगी, तो एक कमेंट में एक मेरे लिए कमेंट लिख दो कि आई फाउंड अ वैल्यू, थैंक यू। एंड बस हार्ड वर्क करते रहिए एंड मेरे वीडियोस देखते रहिए। You will be master of data engineering for sure. Also, if you haven't watched,
check out my video on 6 months of data engineering roadmap, complete roadmap. I have explained each and everything. मैं पार्ट में डिवाइड किया हूँ कि ये स्टेज में ये टेक्नोलॉजीज है, आपको ये सीखना है, ऐसे करना है, ऐसे प्रिपरेशन करना है, जैसे मैंने करी थी. एंड ऑल ऑफ द रिसोर्सेज आर कम्प्लीटली फ्री एंड देयर इज़ नो सिंगल चार्ज फॉर इट. ये मेरे लिए यूज़फुल थी, आपको लेना है एडवाइस ले लो. The video will be down in the description or in the end cards. And with that being said, हंसते रहिए, हंसाते रहिए और खुश रहिए. And I will see you in the next video. Let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah.